सलाम वालेकुम। हमने A1 सेक्शन स्टार्ट करना था, ठीक है। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमने प्रिपरेशन करनी है अपनी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। ओवरव्यू पहले थोड़ा सा लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आपको बताता है नेट कैश फ्लो, जो आपका तीन एक्टिविटीज सोर्सेज को कंबाइन करके आ रहा होता है। एक आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं, एक इन्वेस्टिंग होती हैं, और तीसरी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। टोटल जो नेट कैश फ्लो आता है ऑपरेटिंग से, इन्वेस्टिंग से, फाइनेंसिंग से, वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। जो आपका बिगिनिंग में आ रहा था, अगर आप उसका बैलेंस मैच करोगे तो मैच कर रहा होगा, क्योंकि कैश बैलेंसेस जो प्रायर पीरियड के होते हैं और करंट पीरियड के वो बैलेंस शीट पे होते हैं। तो टोटल इंक्रीज या डिक्रीज कैश में फॉर द पीरियड हम कैन बी इजीली कैलकुलेटेड, आसानी से वो कैलकुलेट हो सकता है। अब कैश क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में? ऑन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, कैश जो है वो टोटल ऑफ कैश होता है। कैश या कैश इक्विवेलेंट या रिस्ट्रिक्टेड कैश या रिस्ट्रिक्टेड कोई कैश इक्विवेलेंट है। इवन दो सम और ऑल of those four classification of cash may be reported on separate lines, आप उसको separate lines में भी बैलेंस शीट पे लेके जा सकते हो। अमाउंट ऑफ चेंज इन कैश जो होगी वो अमाउंट ऑफ चेंज इन द टोटल ऑफ द फोर क्लासिफिकेशन। जब चेंज की बात करोगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में चेंज की बात होगी, तो जो चेंज की बात होगी तो फिर वो चारों क्लासिफिकेशन की बात हो रही होगी, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास जो कैश इक्विवेलेंट है वो हाईली लिक्विड होगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी जो इजीली कन्वर्ट हो सके किसी नोन अमाउंट में, जो हमें अमाउंट पता हो और हमारी विदाउट सिग्निफिकेंट लॉस ना हो कोई वैल्यू के अंदर। कॉमन एग्जांपल्स कैश इक्विवेलेंट की क्या है कि मनी मार्केट फंड्स होते हैं, बहुत सारे कमर्शियल पेपर्स होते हैं या ट्रेजरी बिल्स होते हैं। ये डेफिनेशन यूजुअली इंक्लूड करती है सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट्स जिसकी मेच्योरिटी 3 महीने हो या उससे कम हो, ठीक है। साल साल की मेच्योरिटी इसके अंदर नहीं आएगी, 3 महीने से कम की मेच्योरिटी आएगी, ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ द कंपनी एक्वायर्स इन्वेस्टमेंट। कैश और कैश इक्विवेलेंट कुड बी रिस्ट्रिक्टेड फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। जैसे हमने ऊपर बात की थी कि फ्यूचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए, रिटायरमेंट किसी लॉन्ग टर्म डेट के लिए, या किसी कंपेंसेटिंग बैलेंस जो आपको कहा हुआ है लेंडर ने कि भाई आपने ये अपने पास संभाल के रखना है, इतना बैलेंस तो आपके पास होना ही चाहिए हर वक्त, ठीक है। रिस्ट्रिक्टेड कैश एंड रिस्ट्रिक्टेड कैश इक्विवेलेंट आर स्पेसिफिकली नॉट डिफाइंड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की कोडिफिकेशन में इसकी डेफिनेशन नहीं है, ये हमारे एक्सपीरियंस से हमने इस चीज को पता चला है कि भाई हाँ ठीक है ऐसा भी हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है, कंपनी ने परचेज किया 20 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड 2 मंथ्स बिफोर इट मेच्योर्स। 2 महीने है अभी, है तो 20 साल का ट्रेजरी बॉन्ड, लेकिन अभी 2 महीने जो मेच्योर होने वाला है। दैट ट्रेजरी बॉन्ड विल बी क्लासिफाइड एज अ कैश इक्विवेलेंट ऑन द कंपनी बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट के ऊपर वो कैश इक्विवेलेंट लेके जाएगा। क्यों? However, the company had insisted acquired the same 20-year treasury bond 2 years before its maturity date. treasury bond को हम कैश इक्विवेलेंट में लेके नहीं जाते। अगर अभी इसमें 2 साल का टाइम होता हमारे पास मेच्योरिटी का, तो हम इसको वहां लेके नहीं जाते, हम इसको फिर कैश इक्विवेलेंट में लेके नहीं जाते। लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ 2 महीने, तो उसको कैश इक्विवेलेंट में लेके चले गए, ठीक है। तो 3 महीने का जो हमने बात की थी कि 3 महीने से कम ही की इसकी मेच्योरिटी है, ठीक है। तो हम इसको कंपनी की बैलेंस शीट में एक्वायर करेंगे एज कैश इक्विवेलेंट। फिर जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की, कैश इक्विवेलेंट, रिस्ट्रिक्टेड कैश इक्विवेलेंट सब कंसीडर होंगे कैश के तौर पे। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आपकी जरूर है कि वो एक्सप्लेन करेगी क्या अमाउंट ऑफ चेंज आ रहा है ड्यूरिंग द पीरियड आपकी इन टोटल 4 क्लासिफिकेशंस ऑफ कैश में। तो टोटल 4 क्लासिफिकेशंस हैं कैश की, वो रिकंसाइल होनी चाहिए अपनी बिगिनिंग पीरियड एंडिंग पीरियड से, ठीक है। मूवमेंट्स ऑफ कैश बिटवीन एंड अमंग द कैश इक्विवेलेंट, रिस्ट्रिक्टेड कैश इक्विवेलेंट क्लासिफिकेशन, उसको आप कंसिडर नहीं करोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। जो वो ट्रांजेक्शन सिंपली एक्सचेंज कर रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, ठीक है, वो आप मूवमेंट ऑफ कैश कंसिडर नहीं करोगे इसको। जब आपकी मूवमेंट हो रही है विद इन कैश इक्विवेलेंट हो गया, रिस्ट्रिक्टेड कैश हो गया, तो ये आपकी मूवमेंट नहीं, ठीक है। इंडिविजुअल लाइन आइटम एंड अमाउंट्स ऑफ कैश, कैश इक्विवेलेंट, रिस्ट्रिक्टेड कैश इक्विवेलेंट्स जो है वो प्रेजेंट होंगे फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में, डिस्क्लोज होंगे नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। डिस्क्लोजर नैरेटिव भी हो सकता है या टेबुलर फॉर्म में भी हो सकता है। फर्दरमोर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के जो 4 क्लासिफिकेशंस ऑफ कैश है वो डिस्क्राइब होंगी स्पेसिफिकली यूजिंग डिस्क्रिप्टिव टर्म्स, यानी कैश, कैश इक्विवेलेंट, रिस्ट्रिक्टेड कैश, नॉट यूजिंग एम्बिगुअस टर्म्स सच एज फंड्स।
ठीक है, आप उसको पूरा समझाओगे कि भाई कैश क्या है, कैश इक्विवेलेंट क्या है, रिस्ट्रिक्टेड कैश क्या है, इसको फंड्स के कह के आप खत्म नहीं कर दोगे कहानी कि भाई हाँ ये चारों चीजें फंड्स ही हैं। फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का एग्जाम क्वेश्चन आपको रिक्वायर कर सकता है कि आप कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाओ। फॉलोइंग फॉर्मेट शुड बी फॉलोड इन पुटिंग अ स्टेटमेंट टुगेदर। कंपनी का नाम आ जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ईयर एंडेड, दिस आ जाएगी फॉर द ईयर एंडेड। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यहाँ आ जाएगा, ये नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यहाँ आ जाएगा, फिर नेट कैश प्रोवाइडेड बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यहाँ आ जाएगा, फिर नेट इंक्रीज इन कैश, कैश इक्विवेलेंट एंड रिस्ट्रिक्टेड कैश, फिर इसमें से कैश, कैश इक्विवेलेंट, रिस्ट्रिक्टेड कैश बिगिनिंग ऑफ द ईयर में, कैश रिस्ट्रिक्टेड कैश द ईयर एंड। ठीक है, सप्लीमेंटल शेड्यूल भी दे सकते हो आपके नॉन कैश और फाइनेंस, नॉन कैश इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कौन सी है जिसमें हमारा कैश अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, तो यहाँ पे आप सप्लीमेंटल दे सकते हो शेड्यूल उसका। नॉन कैश इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शंस क्या है, must be presented separately in a schedule at the end of the statement of cash flows। उसका एंड में दिखाओगे एट द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में। नॉन कैश इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शंस वो ट्रांजेक्शंस हैं जो या तो इन्वेस्टिंग होगी या फाइनेंसिंग होगी नेचर में, लेकिन अभी उसमें कैश इन्वॉल्व नहीं हुआ उस ट्रांजेक्शन के अंदर। नॉन कैश इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शंस एक्सप्लेन होंगी ज्यादा डिटेल में अंदर नीचे हम टॉपिक में पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स को फिर हम उसमें प्रेजेंट करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम्स विद इन द स्टेटमेंट, आप क्लासिफिकेशन किस तरह करोगे आइटम्स की विद इन द स्टेटमेंट इटसेल्फ। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो प्रेजेंट्स करेगी कंपनी की सारी रिसिप्ट्स ऑफ कैश एंड यूज ऑफ कैश। ठीक है, क्या आपके पास आया है और उस आप कैश का क्या यूज किया है ड्यूरिंग द पीरियड। फॉर द पर्पज ऑफ प्रेजेंटेशन और यूजफुलनेस, कैश एक्टिविटीज को हम ब्रोक डाउन करेंगे तीन कैटेगरीज में, क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ये तीन कैटेगरीज होंगी जिसमें आप ब्रोक करोगे उसको, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। सम जो होगा कैश फ्लो का इन तीनों कैटेगरीज का वो इक्वल होगा नेट इंक्रीज और डिक्रीज से। नेट इंक्रीज और डिक्रीज कैश रिपोर्ट होगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में। उनको कैंडिडेट्स को पता होना चाहिए कि वो स्पेसिफिक आइटम्स कौन से हैं जो ईच ऑफ द थ्री कैटेगरीज में लिस्ट होंगे। ईच ऑफ द थ्री कैटेगरी एक्टिविटीज को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कैश फ्लो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज जो रिजल्ट कर रहे हैं कंपनी के मेन बिजनेस एक्टिविटीज से, सेंट्रल ऑपरेशन। ठीक है, जनरल जो आइटम क्लासिफाई नहीं हो रहा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। ट्रांजैक्शन जो कॉस्ट करे गेन या लॉस वो जनरली कंसिडर नहीं होता ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। गेन और लॉसेस जो इवेंट्स है वो इन्वॉल्व नहीं करेंगे मेन बिजनेस में। ठीक है, जिस तरह हमको इस एसेट बेच दें या रिवैल्यूएशन गेन वगैरह सारी चीजें इसमें नहीं आएगी। फ्यू एग्जांपल्स एक्सेप्शन टू रूल्स हो सकते हैं वो, लेकिन वो हम यहाँ पे हमारे एग्जाम के स्कोप में नहीं है। ठीक है, फॉलोइंग स्पेसिफिक आइटम्स जो हम क्लासिफाई करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन से हैं, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स, जो कस्टमर से आपने कैश रिसीव किया वो, और आपने जो कैश पे किया सप्लायर बिजनेस के कंपनी के प्राइमरी बिजनेस एक्टिविटी। इसमें प्रिंसिपल पेमेंट्स भी हो सकती हैं, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म नोट पेबल्स भी हो सकते हैं जो अपने सप्लायर्स को दिए, जो भी कैश रिसीव हो रही है जो, यानी रिसीवल्स एंड पेबल्स। ठीक है, चेंज इन रिसीवल्स, चेंज इन पेबल्स हम यहाँ पे दिखाओगे आप। इंटरेस्ट पेड ऑन बॉन्ड्स एंड अदर डेट सच एज लोन, फाइनेंस, लीज, मॉर्गेज, नेट ऑफ एनी कैपिटलाइज्ड। जो इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो भी यहाँ पे आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो, डिविडेंड रिसीव कर रहे हो वो भी यहाँ पे आएगी। कैश हमने पे किया गवर्नमेंट को टैक्सेस के लिए, ड्यूटीज के लिए, फाइन्स के लिए, पेनल्टी, या फिर हमें गवर्नमेंट से रिफंड मिला है वो भी यहाँ आएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। सेटलमेंट फॉर द इंटरेस्ट ऑन जीरो कूपन डेट इंस्ट्रूमेंट्स ये भी यहाँ पे आएंगे। फिर एसेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन अगर कोई है तो वो भी यहाँ पे आएगी। फिर कैश पेमेंट हमने में करिए एक्वायरर को ताकि कंटीजेंट कंसिडरेशन लाइबिलिटी हमारी खत्म हो। ठीक है, तो वो भी हमारी यहाँ पे आ जाएगी। अदर कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स भी यहाँ पे आएंगी। फिर लीज क्लासिफाइज जो क्लासिफाई कर रही है कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग लीज पेमेंट्स, वेरिएबल लीज या पेमेंट शॉर्ट टर्म लीज जो बैलेंस शीट पे रिपोर्ट नहीं हो रही वो भी यहाँ पे आ जाएगी। कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज, ट्रेडिंग सिक्योरिटीज वो भी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, हमने जो बात पढ़ी थी एसेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन। Asset retirement obligation is a liability that is established to cover future costs associated with the dispensing of asset when the asset is taken out of the production। जो फ्यूचर की लाइबिलिटी है कि भाई एसेट आपको बेचने के लिए आपको ये कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी, तो ये आपकी एसेट रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन है।
कैश फ्लो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं दो वेज में। दोनों मेथड्स यूएस गैप के तहत एक्सेप्टेबल है। जो टू एक्सेप्टेबल मेथड्स हैं वो कहलाते हैं डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड एसेंशियली एडजस्ट करता है ईच लाइन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट टू मेक इट अ कैश नंबर इंस्टेड ऑफ एन एक्रूवल नंबर। फॉर एग्जांपल रेवेन्यू को हम एडजस्ट करते हैं कि भाई कैश रिसीव कितना हुआ है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्ट मेथड। और इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है? इनडायरेक्ट मेथड बिगिंस करता है विद नेट इनकम, नेट इनकम के साथ बिगिन करता है, एडजस्ट करता है नेट इनकम फिगर टू रिमूव एनी इनकम और एक्सपेंसेस आइटम्स जो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज है, और प्रेजेंट करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इंस्टेड ऑफ एक्रूवल बेसिस नेट इनकम। इनडायरेक्ट मेथड में आप नेट इनकम लेते हो, फिर उसको एडजस्ट करते हो, जो जो आपने ऐसे काम किए होते हैं जिसमें कैश इन्वॉल्व होता है और आपने क्योंकि एक्रूवल बेसिस किया होता है तो उसको अपने नेट इनकम को एडजस्ट करते हो। ठीक है, ये फिर मेथड्स को हम मोर डिटेल में पढ़ेंगे आगे। फिर दूसरा जो हमारा पास पार्ट होगा, स्टेटमेंट होगी इसकी के अंदर, वो होगी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं, यहाँ पैसा बहुत लगता है। द कंपनी अंडरटेक्स टू जनरेट अ फ्यूचर प्रॉफिट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स। कॉमन इवेंट्स दैट आर क्लासिफाइड एज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कोडिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है? परचेजिंग या सेलिंग पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आपने कोई लोन दिया है या लिया है अदर पार्टीज को, एक्वायर किया है किसी, डिस्पोज किया अवेलेबल फॉर सेल या हेल्ड टू मेच्योरिटी डेट सिक्योरिटीज को, आपने एक्वायर किया डिस्पोज किया इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को, या आपने पेमेंट की है किसी एक्वायरर को फॉर अ कंटीजेंट कंसिडरेशन लायबिलिटी। कैश प्रोसीड आपको मिली हैं फ्रॉम अ कॉर्पोरेट ओन्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी या अदर इंश्योरेंस सेटलमेंट्स की तरफ से। तो ये हमारी किसमें जाएंगी? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। फिर कैश फ्लो जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से आप हम बनाएंगे टीसी स्टेटमेंट। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है कंपनी अंडरटेक करती है ताकि वो कैपिटल रेज कर सके फॉर द फाइनेंस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, और फिर उसकी रिपेमेंट के लिए। कॉमन इवेंट्स जो फाइनेंस एक्टिविटीज होंगी वो क्या होगा? जो इश्यूएंस आपने की है स्टॉक के लिए, ट्रेजरी स्टॉक ट्रांजेक्शन को ही है, आपने कैश डिविडेंड दिया है। ठीक है, नोट दैट डिविडेंड पेड आर फाइनेंसिंग एक्टिविटी बट डिविडेंड रिसीव्ड आर एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिविडेंड पेड जो है वो आपका क्या है? वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और जो रिसीव किया आपने वो ऑपरेटिंग। जो आपने प्रोसीड्स आई है आपके पास फॉर इशूइंग डेट सच एज बॉन्ड्स, मॉर्गेजेस, नोट्स, पेमेंट्स फ्रॉम डेट इशुएंस एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल, ये सारा किसमें आएगा? फाइनेंसिंग के अंदर। कोई लोन ऑब्टेन किया है या रीपे किया है वो भी यहाँ पे आएगा। डेट प्रीपेमेंट या डेट एक्सटिंग्विशमेंट कॉस्ट को हमने इंकर की है, इसमें कॉल प्रीमियम्स पेड, फीस पेड, लेंडर्स को, थर्ड पार्टीज को, तो डायरेक्टली रिलेट कर रही हूँ हमारी डेट की प्रीपेमेंट से। ठीक है, डेट को खत्म करने के लिए। ठीक है, एक्सक्लूडिंग योर एक्रूड इंटरेस्ट, वो सारा यहाँ पे आएगा। पेमेंट जो आपने not made soon after the acquisition date of a business combination by an acquirer to settle a contingent consideration liability up to the amount of liability recognized in the acquisition date। ठीक है, जो आप पेमेंट करोगे टू सेटल अ कंटीजेंट ट्रांजैक्शन लायबिलिटी, वो भी यहाँ पे इसमें आ जाएगी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पेमेंट्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जीरो कूपन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, यहाँ भी यही आ जाएगा। लीज जो क्लासिफाई कर रही हो रीपेमेंट के लिए, जो प्रिंसिपल पोर्शन है लीज का, वो हम यहाँ डाल देंगे। ठीक है, फाइनेंस लीज पेमेंट्स, फिक्स एसेट है, इंटरेस्ट पोर्शन ऑफ द पेमेंट्स ऑफ फाइनेंस लीज इज क्लासिफाइड विद ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो इंटरेस्ट पोर्शन होगा फाइनेंस लीज का वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा आपकी ऑपरेटिंग में। जिसका प्रिंसिपल पोर्शन है वो कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग। ठीक है, फाइनेंसिंग में। अच्छा, डिविडेंड जो पे कर रहे हैं कंपनी को शेयर होल्डर्स, पेड टू कंपनी शेयर होल्डर्स वुड बी शोन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। जो डिविडेंड पे कर रहे हैं वो हमने बोला कि हम उसको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में डालेंगे। ठीक है, और जो रिसीव कर रहे हैं उसको ऑपरेटिंग में डालेंगे। ठीक है, हमने यहाँ बात ये डिस्कस की थी, फाइनेंसिंग में डालेंगे, सॉरी। डिविडेंड्स पेड आर आर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, आप उसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डालेंगे। ठीक है, नॉट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, क्योंकि वो इन्वेस्ट तो कहीं नहीं हो रहा, फाइनेंस। ठीक है, हमने डिविडेंड, हमने शेयर होल्डर से ही पैसा फाइनेंस करा है अपनी कंपनी को, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा। लेकिन जो डिविडेंड रिसीव हो रहा है वो ऑपरेटिंग में आएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपके कैश इनफ्लोज हैं, यानी जो पैसा आया है और जो पैसा गया है, उसको हम प्रेजेंट करेंगे सेपरेटली। कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज वो प्रेजेंट होंगे सेपरेटली फ्रॉम ईच अदर हर एक्टिविटी के लिए। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल कैश यूज फॉर द परचेज ऑफ फिक्स एसेट, वो कैश आउटफ्लो है, वो रिपोर्ट होगा सेपरेट लाइन में। और कैश रिसीव किया अगर हमने सेल ऑफ फिक्स एसेट के लिए तो इनफ्लो दिखाएंगे। मतलब हम इसको नेट ऑफ नहीं कर देंगे कि भाई हमने ₹1,00,000 का बेचा था और हमने 50,000 खरीदा, तो हम नेट करके 50,000 दिखा दें, नहीं, अलग अलग लाइन आइटम दिखाएंगे। ठीक है, दोनों इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ये आइटम आ जाएंगे। अगर वो अगर क्वेश्चन आस्क करता है हमसे कि नेट कैश फ्लो फ्रॉम पर्टिकुलर एक्टिविटी क्या है, पर्टिकुलर कैटेगरी क्या है, तो हम इनफ्लो आउटफ्लो को नेट कर सकते हैं। अगर आउटफ्लो ज्यादा है इनफ्लो से, नेट अमाउंट जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अगर वो कह रहा है तो। टू मेथड्स जो है हमारे पास फॉर मेकिंग या प्रिपेयरिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड दोनों एक्सेप्टेबल हैं आपके लिए। ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग द नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सेक्शन, बट अ कंपनी मस्ट कंसिस्टेंटली यूज द सेम मेथड। जब आपने सेलेक्ट कर लिया एक मेथड, डायरेक्ट मेथड, तो आप डायरेक्ट ही चलाओगे। आपने इनडायरेक्ट सेलेक्ट कर लिया तो इनडायरेक्ट ही चलाओगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में फर्क क्या है, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है। ठीक है, डिस्पाइट द डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन एंड टोटल ऑफ नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सेम होगा दोनों मेथड्स के थ्रू। डिफरेंस जो आएगा वो दो मेथड्स में, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है, रिजल्ट्स का। ओवरव्यू क्या है दो मेथड्स का। आईसीएमए के जो लर्निंग आउटकम्स हैं फॉर द सीएमए एग्जाम्स स्टेट करते हैं कि कैंडिडेट्स को चाहिए कि वो प्रिपेयर करें स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, of determining cash flow from operating, and therefore preparation of the operating activity section under the indirect method will covered in detail. Indirect method को हम डिटेल में देखेंगे, दूसरे को नहीं देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सेक्शन अंडर डायरेक्ट मेथड जो है वो डिस्क्राइब ब्रीफली होगा, ताकि इनको पता होगा डिफरेंस क्या है दोनों में। पहले हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट मेथड, ठीक है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं। डायरेक्ट मेथड शो करता है सेपरेटली ईच ऑपरेटिंग एक्टिविटी को जो कॉस्ट कर रही है कैश टू बी स्पेंड या रिसीव्ड, such as cash paid for payables or cash collected from your customers. डायरेक्ट मेथड प्रेजेंटेशन बहुत सिमिलर इनकम स्टेटमेंट की तरह से। 3 सेट्स ऑफ एडजस्टमेंट जो हमें करनी पड़ेगी इनकम स्टेटमेंट लाइन आइटम। ईच लाइन जो इनकम स्टेटमेंट को होती है वो रिप्रेजेंट करती है एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो एडजस्ट करेंगे हम टू रिफ्लेक्ट द कैश फ्लो ऑफ दैट आइटम। ठीक है, जो हमारी इनकम स्टेटमेंट होती है उसमें कैश फ्लो को नहीं देखा जा रहा होता, एक्रूअल बेसिस बन रही है, हम यहाँ पे उसको एडजस्ट करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू को एडजस्ट करेंगे कि भाई पैसा कितना आया कस्टमर से, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को एडजस्ट करेंगे जो हमने कैश पे किया है सप्लायर। एग्जाम्पल क्या है, सेल्स रेवेन्यू फॉर द ईयर 2005 वाज $15 लाख। ठीक है, सेल्स रेवेन्यू आपका इतना है। बिगनिंग अकाउंट रिसीवेबल्स ईयर एंड के 2004 पे बैलेंस शीट पे थे लाख, एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल्स थे 1,25,000। रिसीवेबल कितने से बढ़ा है, 100,000 से 125,000 हो गया। ठीक है, तो मेरा रिसीवेबल्स बढ़ गए। ठीक है, तो कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर ड्यूरिंग द 2005 वाज 15 लाख आपकी सेल थी, रेवेन्यू था, उसमें आपने लाख ऐड किया जबकि रिसीवेबल्स है, 1,25,000 माइनस किया, तो 14,75,000 आपकी कैश रिसीव्ड हो गए ड्यूरिंग 2005। जो बिगिनिंग अकाउंट रिसीवेबल है वो बैलेंस में आप ऐड करोगे सेल रेवेन्यू, क्योंकि अज्यूम हम ये कर रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग जो एयर अकाउंटिंग रिसीवेबल्स में है वो बिगिनिंग ऑफ द करंट पीरियड है, वो सेल थी पिछले पीरियड की, वो हमने कलेक्ट कर दी ड्यूरिंग द करंट पीरियड। एंडिंग एआर बैलेंस जो है वो सब्ट्रैक्ट होगी, तो रिप्रेजेंट कर रहा है सेल मेड इनटू द करंट पीरियड फॉर विच अमाउंट रिसीवेबल अभी तक कलेक्ट नहीं हो सका। ठीक है, जो हमने कैश रिसीव किया वो कैसे निकलेगा, सेल में आपने ऐड किया लाख जो आपका पिछला रिसीवेबल्स था। ठीक है, कि भाई 16 लाख मुझे मिलने थे, 16 लाख में से मेरे पास 1,25,000 मेरा एंडिंग बैलेंस है एट द एंड ऑफ 2005, तो 14,75,000 मुझे कैश मिल गया। ठीक है, ये हमारी अजम्पशन है। कुछ इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स होते हैं वो नॉन कैश होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, वो आइटम्स को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन एग्जांपल है नॉन कैश इनकम स्टेटमेंट आइटम की। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को रिपोर्ट करेंगे हम इनकम स्टेटमेंट पे, लेकिन एक्सपेंस जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करेगा कैश जो हमने पे किया था ड्यूरिंग द करंट पीरियड। ठीक है, तो नॉन कैश आइटम इसमें से हटा देंगे। कुछ लाइन इनकम स्टेटमेंट पे रिप्रेजेंट करती है ट्रांजैक्शन फॉर एक्टिविटीज जो अदर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जैसे फॉर एग्जांपल गेन और लॉस ऑन द सेल ऑफ फिक्स एसेट, वो रिलेट कर रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश रिसीव किया हमने सेल का, विच इंक्लूड्स एनी गेन और लॉस ऑन द सेल, हम शो करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में
एज अ पार्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। गेन एंड लॉस ऑन द सेल इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट। हम नेट कैश फ्लो निकाल रहे होंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, डायरेक्ट मेथड से, ताकि वो 2 दफा ना आ जाए स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, हम इसमें हटा देंगे उसको। Actual process of preparing the statement of cash flow using the direct method to develop the net cash flow from operating section is outside the scope of the exam, so not presented here. हमने यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, डायरेक्ट मेथड हमारे स्कोप में है। अब हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करें। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर जब हम प्रिपेयर करेंगे कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, तो सारी एडजस्टमेंट जो हम करेंगे वो हम करेंगे नेट इनकम की फिगर में, जो इनकम स्टेटमेंट हमने उठाई। एडजस्टमेंट फॉर द इनडायरेक्ट मेथड सेम होगी जैसे डायरेक्ट मेथड के लिए। एडजस्टमेंट हम करेंगे फॉर द चेंजेस इन द बैलेंस शीट अकाउंट्स, और एलिमिनेट करेंगे नॉन कैश आइटम को या नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी ट्रांजैक्शंस को। लेकिन एडजस्टमेंट्स को जब मेड करेंगे फिगर के ऊपर, तो नेट इनकम लाइन इंस्टेड ऑफ द फिगर्स ऑन द वेरियस इंडिविजुअल लाइंस ऑन द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट की तरह नहीं करेंगे, लेकिन हम however the adjustments जो हम करेंगे are made to the figure on the net income line, नेट इनकम लाइन के ऊपर करेंगे। ठीक है। A statement of cash flows would have cash activities listed in which of the following orders। ठीक है, कैसे हम करेंगे? सबसे पहले ऑपरेटिंग आएगा, फिर फाइनेंसिंग आएगा, फिर इन्वेस्टिंग आएगा। ऐसे ही हमने ऊपर स्टेटमेंट बनाई थी प्रेजेंटेशन में। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। पहले इन्वेस्टिंग आएगा, फिर फाइनेंसिंग आएगा। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। सही, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, देन फाइनेंसिंग। ये जिस हमारी बैलेंस शीट होती है आखिर में आती है, फाइनेंसिंग आखिर में। फिर प्रिपरेशन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड। सीएमए पार्ट 1 एग्जाम रिक्वायर करता है कैंडिडेट को कि वो प्रिपेयर कर सके स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड से, वो बना सके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड में कैसे निकलेगा? अंडर द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बिगिन विद नेट इनकम। नेट इनकम से आप बिगिन करोगे, टॉप लाइन पे आपके पास ये आ जाएगा ऑपरेटिंग सेक्शन में। फिर आप एडजस्ट करोगे नेट इनकम को, रिवर्स करोगे नॉन कैश आइटम्स को, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को जो नेट इनकम में शामिल है। नेट इनकम को एडजस्ट करोगे आप 4 टाइप ऑफ आइटम्स की। नॉन कैश इनकम हटाओगे, नॉन कैश एक्सपेंस हटाओगे, डेप्रिसिएशन जो आप इंक्लूड होगी आपकी इनकम स्टेटमेंट में, और आइटम जो रिड्यूस कर रहे हो नेट इनकम को, डिडक्ट कर रहे हो आइटम्स, एंड ऐड आइटम्स दैट रिड्यूस नेट इनकम। जब आइटम को रिड्यूस, नेट इनकम को रिड्यूस कर दिया, वो आप ऐड कर दोगे, और जो डिडक्ट कर दोगे जिसने इंक्रीज किया आपकी नेट इनकम को। फिर आप इन्वेस्टिंग या कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी के इवेंट्स हैं जिसका इम्पैक्ट इनकम स्टेटमेंट में आ रहा है, गेन और लॉसेस जो इनकम स्टेटमेंट में आ रहे हैं वो हटाओगे। फिर आप इंक्लूड करोगे इफेक्ट ऑफ एनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो इंक्लूड नहीं होगा नेट इनकम में लेकिन उसका कैश इफेक्ट है। फिर आप एक्सक्लूड करोगे इफेक्ट ऑफ एनी इवेंट्स जो इंक्लूड हो रहे हैं नेट इनकम में लेकिन उनका कोई कैश इफेक्ट नहीं है। एग्जाम्पल्स क्या है? जो आपके रिसीवेबल्स में, पेबल्स में, इन्वेंट्री में जो चीजें चेंज हुई हैं अदर एसेट लायबिलिटीज में, वो आप उसका इम्पैक्ट डालोगे यहाँ पे। कैश फ्लो जो आपने फ्रॉम द परचेज और सेल ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटीज है, इधर डेट है या इक्विटी है, वो हम क्लासिफाई करेंगे एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाएगा। आपने अगर कोई ट्रेडिंग सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की है तो अगर वो कैश फ्लो क्लासिफाई हो रहे हैं एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, तो उन कैश फ्लो को हम इंक्लूड करेंगे एज एन एडजस्टमेंट, ताकि हम रिकंसाइल कर सके अपनी नेट इनकम को टू नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो कैश फ्लो आया है, हमने कोई परचेज किया या सेल किया ट्रेडिंग सिक्योरिटीज को, चाहे वो डेट हो चाहे इक्विटी हो, वो हम क्लासिफाई करेंगे एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं। ठीक है। अगर ये कैश फ्लो को हम क्लासिफाई कर रहे हैं एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, तो कैश फ्लो को हम इंक्लूड करेंगे एज एन एडजस्टमेंट, ताकि हम रिकंसाइल कर सकें नेट इनकम को नेट कैश से। फिर एलिमिनेट करेंगे हम नॉन कैश इनकम स्टेट आइटम्स को। सबसे पहला काम क्या है कि एलिमिनेट करना है हमने नॉन कैश इनकम स्टेट आइटम्स को। हम डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन जो है वो एक्सपेंस आउट हो चुकी है, वो हम ऐड बैक कर देंगे अपनी नेट इनकम में। ठीक है। फिर कोई ऐसे नॉन कैश आइटम्स इनकम स्टेटमेंट पे हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा जो एडजस्टमेंट हो हमारी नेट इनकम पे, उसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा। कोई अनरियलाइज गेन्स हैं, लॉसेज हैं जिसका हमें कैश पे इम्पैक्ट नहीं मिला है। ठीक है। फेयर वैल्यू है सिक्योरिटीज की, अनरियलाइज गेन्स हैं, लॉसेज हैं सिक्योरिटी पे। ठीक है। अनरियलाइज गेन और लॉसेस को डू नॉट रिप्रेजेंट एनी कैश एक्टिविटी, तो उनको रिवर्स करना पड़ेगा। अनरियलाइज गेन्स इंक्रीज करते हैं आपकी नेट इनकम, लेकिन आपको डिडक्ट करना पड़ेगा नेट इनकम एंड अनरियलाइज लॉसेस से। दैट इंक्रीज नेट इनकम शुड बी एडेड बैक टू द नेट इनकम।
ठीक है, इनका कैश से ताल्लुक नहीं। फिर आपने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो इवेंट्स इंक्लूडेड इनकम स्टेटमेंट वो आपने हटाने। ठीक है, जो भी आपकी इनकम जनरेटिंग और एक्सपेंस जनरेटिंग ट्रांजेक्शन्स हैं जो कंपनी ने एंटर किए हैं ड्यूरिंग द पीरियड, लेकिन कुछ एक्टिविटीज होती हैं वो नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, जैसे मैं ऊपर भी बात की थी, एलिमिनेट ऑल द आइटम्स इन द इनकम स्टेटमेंट जो रिलेट नहीं करते ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उस इवेंट्स को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा क्योंकि वो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है। उसको हम यूजली आइडेंटिफाई करते हैं इनकम स्टेटमेंट में एज गेन्स एंड लॉसेस। गेन्स एंड लॉसेस अराइज होते हैं सेकेंडरी बिजनेस एक्टिविटीज से, इसलिए वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से ताल्लुक उनका नहीं है। मोस्ट कॉमन रियलाइज गेन्स एंड लॉसेस जो होते हैं वो इनकम स्टेटमेंट से एलिमिनेट होते हैं डिटरमाइनिंग कैश फ्लो फ्रॉम एक्टिविटी। रियलाइज गेन्स और लॉसेस ऑन सेल इक्विपमेंट, फिक्स एसेट वो हटाना है, या सेल ऑफ सिक्योरिटी, ये दोनों चीजें हमने हटानी। रियलाइज गेन्स ऑन लॉसेस फ्रॉम द सेल ऑफ इक्विपमेंट and realized gains on the losses from the sale of securities. Unrealized investment holding gains and losses reported on the income statement also need to be eliminated from net income. ठीक है, अनरियलाइज्ड जो लॉसेस हैं इनको भी हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, सिंस दे आर नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो वो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नहीं है। To eliminate realized gains and losses on the income statement from cash flow from operating activities, in the preparation of cash flow from operating activities using the indirect method, gains are subtracted from the net income and losses are added back to the net income. ठीक है, क्लियर है। Each investing or financing activity event जो गिफ्ट कर रहे हैं हमें कि realized gain और loss आ रहा है हमें इंक्लूड करना है स्टेटमेंट कैश फ्लो is either investing or financing activity section. However, each event will be included at the cash amount of the transaction, not at the amount of gain or loss from the transactions. जो भी आपका इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी का इवेंट है जिसके ऐसा आपको रियलाइज हुआ है गेन और लॉस, वो हम इंक्लूड करेंगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में, फाइनेंसिंग में या फिर इन्वेस्टिंग में, लेकिन वो हर इवेंट को इंक्लूड करेंगे हम एट द कैश अमाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन, नॉट एट द अमाउंट ऑफ गेन और लॉस। कैश अमाउंट को देखा जाएगा, गेन और लॉस में देखा जाएगा। अच्छा, इंडिविजुअल अकाउंट की एडजस्टमेंट क्या होगी? जब हमने नॉन कैश आइटम्स को हटा दिया और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी आइटम्स को भी हटा दिया, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट उसको एडजस्ट करनी पड़ेगी अपनी नेट इनकम फॉर द चेंजेस इन इंडिविजुअल एसेट और लायबिलिटी अकाउंट्स में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो रिलेट कर रहे हो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स हम करेंगे। क्या? नेट अकाउंट रिसीवेबल्स निकालेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट करेंगे नेट इनकम फॉर द चेंज इन नेट अकाउंट रिसीवेबल्स बैलेंस ओवर द पीरियड। अगर आपका अकाउंट रिसीवेबल बढ़ रहा है, अकाउंट रिसीवेबल बढ़ रहा है इसका मतलब है आपके पास कैश आया नहीं है, तो आप माइनस करोगे। ठीक है, हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे फ्रॉम द नेट इनकम। और आपका नेट अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब पैसा आया है, तो आप ऐड कर दोगे नेट इनकम के अंदर। ठीक है, फिर इन्वेंट्री, अगर आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, सर कंपनी ने पे किया कैश फॉर इन्वेंट्री आइटम्स, ठीक है, और उसके लिए हमने अभी तक एक्सपेंस आउट नहीं किया कॉस्ट ऑफ गुड्स, तो अमाउंट जो इंक्रीज हो रही है इन्वेंट्री में वो हमें सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी नेट इनकम। ठीक है भाई, आपकी इन्वेंट्री बढ़ रही है, पैसा लगा होगा वहां पे, अगर डिक्रीज हो रहा है इन्वेंट्री अकाउंट में, आपकी इन्वेंट्री बिकी है इसका मतलब है, तो नेट इनकम में आप ऐड कर दोगे। क्योंकि इन्वेंट्री अकाउंट इंक्रीज हुआ है इसका ये मतलब नहीं है कि कैश वॉज पेड फॉर द परचेज ऑफ इन्वेंट्री, लेकिन कंपनी ने डिड नॉट येट पे फॉर सम ऑफ द परचेज इन्वेंट्री, द कंपनी विल हैव एन इंक्रीज इन पेबल्स, इसलिए हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं कैलकुलेटिंग द नेट कैश फ्लो। ठीक है, अकाउंट्स पेबल में क्या हो रहा है? आपका अकाउंट्स पेबल बढ़ रहा है, इसका नाम है पैसे नहीं दिए, तो ये आप ऐड करोगे। अकाउंट्स पेबल का मतलब ये ना, अगर बढ़ रहा है तो यानी आपने अपनी लायबिलिटीज पे ऑफ नहीं की, यू विल बी एडेड बैक टू द नेट इनकम। और अगर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब आपने पैसा दिया है, ठीक है, तो नेट इनकम से आपकी डिक्रीज होगा। हमने कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है अभी, हमने इनकम स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, हमने कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि भाई कैश पे क्या है, जब मेरा अकाउंट पेबल बढ़ रहा है इसका मतलब है कि मैं पैसे नहीं दे रहा, अकाउंट पेबल कम हो रहा है क्योंकि मैं पैसे पे ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस हिसाब से हम नेट इनकम में ऐड बैक कर रहे होंगे या लेस कर रहे होंगे। एग्जाम्पल दी हुई है, कंपनी ने स्टार्ट किया बिजनेस December 30 पे, उसकी एक्टिविटी क्या है? ड्यूरिंग द ईयर उसने 100 की इन्वेंट्री बाय की क्रेडिट पे, और कैश फ्लो फॉर द ईयर वुड बी जीरो। कंपनी की जो नेट इनकम है वो भी जीरो है। कंपनी की इन्वेंट्री अकाउंट इंक्रीज हुआ है $100 से, ये आपने इन्वेंट्री खरीदी है, और अकाउंट पेबल इंक्रीज हुआ है $100 से। Based on the needed adjustment above, a deduction of 100 would need to be made from the net income because of the increase in inventory.
इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है, सही है, आपका पैसा फंस गया इन्वेंट्री के अंदर, तो $100 आप नेट इनकम से माइनस करने पड़ेंगे। और एडिशन हुआ है 100 का टू द नेट इनकम बिकॉज इंक्रीज इन अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल भी आपका बढ़ा है 100 से, इट मीन्स कि आपने कैश पे ऑफ नहीं किया, ठीक है, तो वो भी हमारा कैश बढ़ा है तो हम ऐड करेंगे। तो एडजस्टमेंट का जो नेट होगा वहां बढ़ रहा है, वहां कम हो रहा है, जीरो ही होगा, ठीक है, जो कि नेट कैश फ्लो बन रहा है फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एनी अदर पेबल, फॉर एग्जांपल सैलरी पेबल या अदर लायबिलिटी अकाउंट जो इफेक्ट कर रहे होंगे नेट इनकम पे, उसके लिए सिमिलर एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, आपको कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ेगा, ठीक है। जनरल रूल्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी एसेट या लायबिलिटी अकाउंट से क्या है, फॉलोइंग रूल्स should be used to adjust net income, amount of change in operating activity asset and liability accounts, जो हम कैलकुलेट कर रहे होंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड। ऑपरेटिंग एसेट अकाउंट, अमाउंट ऑफ इंक्रीज इन एसेट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेट इनकम। अगर आपका एसेट बढ़ रहा है तो आप नेट इनकम से उसको कम कर दोगे, डिडक्टेड हो जाएगा। एसेट डिक्रीज हो रहा है तो आप नेट इनकम में ऐड कर दोगे। ऑपरेटिंग लायबिलिटी अकाउंट्स हैं, अगर अमाउंट इंक्रीज हो रही है लायबिलिटी अकाउंट में तो आप उसको ऐड कर दोगे नेट इनकम के अंदर। अमाउंट ऑफ डिक्रीज इन लायबिलिटी अकाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द नेट इनकम। इस तरह भी याद कर सकते हो, लेकिन इस तरह से याद करना ज्यादा बेहतर है कि आप देखो कैश पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। द रूल्स इज दैट एसेट एडजस्ट नेट इनकम टू कैश फ्लो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन अकाउंट बैलेंस। Liabilities adjust net income to cash flow in the same direction as the amount account balance changes, ठीक है। अच्छा, अब बाउंड डिस्काउंट या प्रीमियम एडजस्टमेंट। बाउंड डिस्काउंट डिक्रीज करेगा आपकी वैल्यूएशन को ऑफ द रिलेटेड बॉन्ड ऑन द बैलेंस शीट। आपने कोई बॉन्ड पे डिस्काउंट दिया तो आपकी जो वैल्यूएशन है बॉन्ड की बैलेंस शीट के ऊपर उसको वो डिक्रीज करेगा। वेदर द बॉन्ड डिस्काउंट is a contra asset, that is contra to a bond carried as an investment asset, or a contra liability that is contra to a bond issued by the company as debt and carried as liability। रेगुलर जो अमोर्टाइजेशन होती है डिस्काउंट की वो इंक्रीज करेगी आपकी वैल्यूएशन को ऑफ द रिलेटेड एसेट और लायबिलिटी, और इंक्रीज करेगी आपकी रिपोर्टेड इंटरेस्ट इनकम को फॉर इन्वेस्टर और इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर एन इशूअर। अमोर्टाइजेशन रिजल्ट करेगी आपकी इंक्रीज इन द नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट और लायबिलिटी। बॉन्ड प्रीमियम वर्क्स इन ऑपोजिट वे, ठीक है। बॉन्ड डिस्काउंट की बात करी, बॉन्ड प्रीमियम उसका ऑपोजिट होगा। प्रीमियम इंक्रीज करेगा आपकी बॉन्ड की वैल्यूएशन को बैलेंस शीट के ऊपर, फिर हम प्रीमियम को जब अमोर्टाइज करेंगे तो अमोर्टाइजेशन रिजल्ट होगी डिक्रीज टू द नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट और लायबिलिटी एंड अ डिक्रीज इन द रिपोर्टेड इंटरेस्ट इनकम जो भी इन्वेस्टर के लिए होगी, इंटरेस्ट एक्सपेंस। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी जब बॉन्ड डिस्काउंट या प्रीमियम अकाउंट्स में, तो हमें उनको अमोर्टाइज करना पड़ेगा उस डिस्काउंट को या प्रीमियम को, ताकि हम नॉन कैश ट्रांजैक्शन को रिप्रेजेंट कर सकें। नॉनदलेस इफेक्ट द इनकम स्टेटमेंट। चेंजेस जो होंगी बॉन्ड डिस्काउंट में और प्रीमियम अकाउंट्स में रिक्वायर करेंगे एडजस्टमेंट्स, हम नेट इनकम फिगर में एडजस्ट करेंगे जस्ट एज द चेंज टू अदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जिस तरह हम करते हैं। The required adjustment to net income from amortization of bond discount and premium when calculating the net cash flow from operating activities क्या होगी, फॉर अ बॉन्ड जो आपने हेल्ड किया फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। एक बॉन्ड है जो आपके पास है, वो आपने हेल्ड किया है फॉर एन इन्वेस्टमेंट पर्पस, उसकी जब अमोर्टाइजेशन होगी उसके डिस्काउंट की, तो इंक्रीज करेगा आपके एसेट को और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम जो आपने रिपोर्ट करी, इसी तरह आपकी नेट इनकम को भी इंक्रीज करेगा वो। सो जो अमाउंट है अमोर्टाइजेशन की, या अमाउंट है चेंज इन बाउंड डिस्काउंट अकाउंट ऑन द बैलेंस शीट, उसको आप डिडक्ट करोगे नेट इनकम से, ठीक है। वहां पे वो क्योंकि इंक्रीज कर रहा होगा आपकी नेट इनकम को, ठीक है, तो आपने यहाँ से उसको डिडक्ट कर देना। अमोर्टाइजेशन ऑफ अ डिस्काउंट, ठीक है, जो भी आपका बॉन्ड है जो आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखा हुआ है और उस पर आपने डिस्काउंट दिया, तो उसकी अमोर्टाइजेशन जो होगी वो डिडक्ट होगी नेट इनकम से। और अमोर्टाइजेशन है अगर प्रीमियम की, वो आपके एसेट को डिक्रीज करेगी और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम को रिपोर्ट वो डिक्रीज करेगी नेट इनकम को, तो हम उसको ऐड कर देंगे नेट इनकम, नेट इनकम के अंदर ऐड कर देंगे।
है। अच्छा, जो आपने एक बॉन्ड है जो आपने इशू किया हुआ है एज अ डेट, डेट के तौर पे इशू किया हुआ है, तो अमोर्टाइजेशन डिस्काउंट की वो इंक्रीज करेगा आपकी लायबिलिटी को, ठीक है, और इंक्रीज करेगा आपके अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस जो आपने रिपोर्ट किया हुआ है। इस तरह आपकी इनकम, नेट इनकम डिक्रीज हो जाएगी। अमाउंट ऑफ द अमोर्टाइजेशन, द अमाउंट ऑफ चेंज द बॉन्ड डिस्काउंट अकाउंट, बैलेंस शीट में आपको उसको ऐड करना पड़ेगा इन द नेट इनकम। फिर उसी तरीके से अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीमियम अगर आप कर रहे हो तो आपकी लायबिलिटी को डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा आपकी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो आपकी इंक्रीज करेगा नेट इनकम को। अमाउंट ऑफ अमोर्टाइजेशन जो होगी वो अमाउंट ऑफ चेंज द बॉन्ड प्रीमियम अकाउंट ऑन द बैलेंस शीट, वो डिडक्ट होगी फ्रॉम योर नेट इनकम, ठीक है। एक और दफा, जो बॉन्ड आपने हेल्ड किया हुआ है एज एन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसकी जो अमोर्टाइजेशन है, ठीक है, डिस्काउंट की, वो आप डिडक्ट करोगे नेट इनकम से, और आपकी अमोर्टाइजेशन प्रीमियम की है तो आप उसको ऐड करोगे नेट इनकम, अगर आपने हेल्ड किया हुआ है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। और अगर आपने डेट के तौर पे इशू किया हुआ है तो उसकी जो अमोर्टाइजेशन है डिस्काउंट की, वो उल्टा हो जाएगा, नेट इनकम में ऐड हो जाएगी, और प्रीमियम की डिडक्ट हो जाएगी नेट इनकम से, ठीक है। अच्छा, फिर आपकी जो ट्रेडिंग सिक्योरिटीज है, जो कैश फ्लो अराइज होगा फ्रॉम द परचेज एंड सेल ऑफ योर ट्रेडिंग सिक्योरिटीज। ट्रेडिंग सिक्योरिटीज या तो आपकी डेट सिक्योरिटीज होंगी या तो इक्विटी सिक्योरिटीज होंगी। ट्रेडिंग सिक्योरिटीज डिफाइन होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, सिक्योरिटीज जो बॉट की हैं या हेल्ड की हैं फॉर द पर्पज ऑफ सेलिंग देम इन द नियर टर्म, और फिर वो शॉर्ट टर्म के लिए रखी जाती है। ट्रेडिंग जनरली रिफ्लेक्ट करती है एक्टिव और फ्रीक्वेंट बाइंग सेलिंग। ट्रेडिंग सिक्योरिटीज जनरली यूज होती हैं फॉर द ऑप्शन प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, ठीक है, शॉर्ट टर्म के अंदर। प्राइस के ऊपर हम खेल लेंगे उसमें। कैश फ्लो जो आपका आएगा फ्रॉम द परचेज एंड सेल ऑफ द ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, बेस करेगा वो नेचर ऑफ पर्पस, सिक्योरिटीज को आपने किस चीज के लिए एक्वायर किया था। ट्रेडिंग सिक्योरिटी जनरली रिपोर्ट होंगी एंटिटीज की तरफ से, इसका प्राइमरी बिजनेस सिक्योरिटी ट्रेडिंग है अगर वो ब्रोकर है, ठीक है। ट्रेडर्स को वो मार्केट गेन कमा के दे रहा है, ठीक है, जो प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। ब्रोकर डीलर्स वो रिक्वायर्ड है कि वो रिपोर्ट करेंगे उनकी ट्रेडिंग सिक्योरिटी एक्टिविटीज इन द ऑपरेटिंग सेक्शन, जो ऑब्वियसली वो ऑपरेटिंग सेक्शन में चले जाएगा, वो उनका कोर बिजनेस है, ठीक है। जो अदर एंटिटीज हैं जो कैरी कर रही है सिक्योरिटी ट्रेडिंग अकाउंट में, वो क्लासिफाई करेंगे एज इधर ऑपरेटिंग या फिर इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज। वो मैनेजमेंट के जजमेंट के ऊपर है, नेचर के ऊपर है, पर्पस के ऊपर है कि सिक्योरिटी आपने क्यों एक्वायर की। अगर आपके पास कैश रिसीव होता है फॉर द सेल ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, या आपने कैश पे किया फॉर द परचेज ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटी, तो आप उसको क्लासिफाई करोगे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में विद इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो कैश फ्लो will be another adjustment to reconcile the net income to net cash from operating activities, ये हमारी एडजस्टमेंट होगी। Remember that in calculating cash flow from operating activities under the indirect method, जो realized gains हैं या losses हैं sale of all securities के ऊपर, इसमें ट्रेडिंग सिक्योरिटी भी शामिल है, वो बैक आउट होंगी ऑफ नेट इनकम इन आइटम 2, एलिमिनेट इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इंटायर कैश इनफ्लो जो है जो हमने किया है फॉर द एनी फ्रॉम एनी सेल ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटीज, सिर्फ गेन नहीं पूरा, और इंटायर कैश आउटफ्लो अगर हमने कोई परचेज किया है तो, ठीक है, इफ इट इज एप्रोप्रिएट टू रिपोर्ट कैश फ्लो फ्रॉम ट्रेडिंग और एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। परचेज ऑफ द सेम नीड टू बी इंक्लूडेड इन द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नॉट इन्वेस्टमेंट इफ इट इज एप्रोप्रिएट टू रिपोर्ट कैश फ्लो फ्रॉम ट्रेडिंग सिक्योरिटी एक्टिविटीज एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वहां पे इसको पढ़ते हैं। जब आप कैलकुलेट करोगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इनडायरेक्ट मेथड में, तो रियलाइज गेन्स और लॉसेस जो होंगे ऑन द सेल ऑफ ऑल सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग द ट्रेडिंग सिक्योरिटीज आर बैक्ड आउट ऑफ नेट इनकम इन आइटम 2, ठीक है। आप एलिमिनेट कर दोगे इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी इवेंट्स, इनकम स्टेटमेंट इंक्लूड हो रहे। जो इंटायर कैश इनफ्लो है सेल ऑफ ट्रेडिंग सिक्योरिटीज का, सिर्फ गेन नहीं पूरा, और entire cash outflow for any purchase of the same need to be included in the cash flow from operating activities,
not investment activity. If it is appropriate to report cash flows from staging securities as operating activities. आप जहां भी लोगे पूरी वैल्यू लोगे, सिर्फ गेन नहीं लोगे, ठीक है। फिर डिस्क्लोजर्स, जब आपका इनडायरेक्ट मेथड यूज हो रहा है प्रिपेयर करने के लिए स्टेटमेंट कैश फ्लो, तो दो आइटम आपको डिस्क्लोज करने हैं। अमाउंट ऑफ कैश पेड फॉर इंटरेस्ट, जो आपने कैश पे किया इंटरेस्ट के लिए, जो भी अमाउंट आपने कैपिटलाइज किया उसका नेट करें, इंक्लूडिंग द पोर्शन ऑफ द पेमेंट्स मेड टू सेटल जीरो कूपन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, जो भी एट्रीब्यूटेबल थे एक्रेडिटेड इंटरेस्ट को, डेट डिस्काउंट, पोर्शन ऑफ पेमेंट्स मेड टू सेटल अदर डेट इंस्ट्रूमेंट्स विद कूपन इंटरेस्ट रेट्स जो इनसिग्निफिकेंट है इन रिलेशन टू द इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट एट्रीब्यूटेबल टू एक्रेडिटेड इंटरेस्ट रेट और डेट डिस्काउंट, जो भी आपने कैश पे किया है इंटरेस्ट में, ये आपने डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दूसरा, आपने जो कैश पे किया फॉर द इनकम टैक्स पर्पस, these disclosures required है because cash paid for interest income tax उसको हमें इंक्लूड करना पड़ेगा इन द कैलकुलेशन ऑफ नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज लाइन द एससीएफ, ठीक है, अलग से बताना पड़ेगा। एंड यूजर्स नीड टू नो द इंडिविजुअल आइटम अमाउंट्स, दिस डिस्क्लोजर विल बी मेड एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट कैश फ्लो एज अ सप्लीमेंटल स्केड्यूल। ऊपर सप्लीमेंटल स्केड्यूल पढ़ा था, वहां हमें याद रहेगा कैश पेड फॉर इंटरेस्ट एंड कैश पेड फॉर द इनकम टैक्स, ठीक है। समझ गया हमारी इनडायरेक्ट मेथड की कि भाई हम ऐड करेंगे अपनी डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस को नेट इनकम में, नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस को ऐड बैक करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे नॉन ऑपरेटिंग गेन्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे चेंजेस इन द बैलेंस शीट अकाउंट्स, हमने बात की थी पेबल्स की और रिसीबल्स की, फिर नेट अकाउंट रिसीबल, पेबल, इन्वेंट्री, पेबल, रिसीबल, बॉन्ड डिस्काउंट, प्रीमियम अमोर्टाइजेशन, एसेट लायबिलिटीज, ठीक है। अगर आपने परचेज किया सेल किया ट्रेडिंग सिक्योरिटीज को, उसको भी आप क्लासिफाई करोगे एज ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे कैश यूज फॉर परचेजिंग ट्रेडिंग एक्टिविटी सिक्योरिटीज, और कैश रिसीव हुआ है फॉर ट्रेडिंग सिक्योरिटीज जो सोल्ड किया था आपने, उसको यहाँ से हटाओगे। इन एडिशन टू द अबव एडजस्टमेंट, आप कैश जो पे किया इनकम टैक्स के लिए और इंटरेस्ट के लिए उसको सप्लीमेंटल स्केड्यूल में दिखाओगे। एग्जाम टिप क्या बोलते हैं, अगर एग्जाम प्रॉब्लम रिक्वायर करती है कि आप इनडायरेक्ट मेथड यूज करो और आपको नेट इनकम नहीं देती फॉर द पीरियड, तो नेट इनकम कैन usually be calculated by analyzing the amount of change in the retained earnings from one year to the next year. Retained earning क्या होती है, increase by net income and reduced by dividends. Therefore, by using the beginning and the ending retained earning balances, total dividend declared आप निकाल सकते हो। बिगिनिंग retained earning 2 लाख है, एंडिंग 3.5 लाख है, डिविडेंड डिक्लेयर हुए 60,000, कैसे निकलेगा, बिगिनिंग प्लस नेट इनकम माइनस डिविडेंड, तो आपको 2 लाख पता है, नेट इनकम नहीं पता, ठीक है, 60,000 माइनस करके इसको बैलेंस करके आप इक्वेशन को चेंज करके आप नेट इनकम निकाल लोगे 2,10,000 अगर आपको नहीं गिवन है तो, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आपके पास फिस्कल अरेंजमेंट डोरन इलेक्ट्रॉनिक्स के फॉरेन रिजल्ट्स है। नेट इनकम आपकी 9,20,000 है, डेप्रिसिएशन आपकी 1,10,000 है, अकाउंट पेबल बढ़ा है 45 से, अकाउंट रिसीवेबल बढ़ा है आपका 73 से, और डेफर्ड इनकम टैक्स लायबिलिटी बढ़ी है आपकी 16,000 से, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हमने देखना है। नेट इनकम आपकी 9,20,000 है, ठीक है। 9,20,000 में सीधा सीधा आपकी डेप्रिसिएशन तो एज इट इज एड बैक हो जाएगी, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश एक्सपेंस है, 9,20,000 में आपने 1,10,000 ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अकाउंट पेबल आपका बड़ा है, अकाउंट पेबल बड़ा है इसका मतलब आपने कैश पे नहीं किया, ठीक है, तो 45,000 भी आपका ऐड हो जाएगा, कैश इतने से बढ़ गया, पेमेंट नहीं की। अकाउंट रिसीवेबल ही बढ़ गया, तो ये भी आपने पेमेंट नहीं की, इसका मतलब है कैश रिसीव नहीं हुआ ना, तो इसको भी आप ऐड कर दोगे 73,000 का। डेफर्ड इनकम टैक्स लायबिलिटी आपकी बड़ी है, लायबिलिटी बढ़ रही है, तो इसका मतलब यहाँ भी हमने कैश पे नहीं किया, तो ये भी ऐड हो जाएगा। नौ लाख 20,000 प्लस 1,10,000, फिर 45,000 भी ऐड कर रहे हो आप, 73,000 भी ऐड कर रहे हो, और 16,000 भी ऐड कर रहे हो, तो 11,64,000, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ रहा है। गलती हो रही है, 9,20,000,
अच्छा, फिस्कल ईयर जो एंड हुआ है डोरन इलेक्ट्रॉनिक्स का, इसमें नेट इनकम उसने 9,20,000 दी हुई है, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस 1,10,000 दिया हुआ, एड बैक हो जाएगा। अकाउंट पेबल आपका इंक्रीज हो रहा है 45,000 से, इसका मतलब आपकी लाइब्रेरी बढ़ गई, आपने पैसे पे ऑफ नहीं किए अपने लाइब्रेरीज को, तो ये भी कैश बढ़ गया। तो अकाउंट रिसीवेबल बढ़ रहा है, 73,000 माइनस होगा, क्योंकि आपका अकाउंट रिसीवेबल बढ़ा है, इसका मतलब आपको पैसे नहीं मिले, आपकी इनकम कम हो जाएगी, तो अकाउंट रिसीवेबल माइनस होगा, इनकम डेफर्ड टैक्स लाइब्रेरी जो होगी वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर आपको समझ आ जाएगा, सिर्फ आपने 73,000 माइनस करना है। ठीक है, फिर आपके पास जो टू मेथड्स हैं, ये जो हमने बात की, कंपेयर करेंगे और कॉन्ट्रास्ट करते हैं। बोथ मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज प्रोड्यूस करते हैं सेम रिजल्ट फ्रॉम नेट कैश प्रोवाइडेड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जो सेम एडजस्टमेंट्स होती हैं, सिर्फ उसका फॉर्मेट का फर्क। डिफरेंस क्या है कि डायरेक्ट मेथड में ईच इंडिविजुअल लाइन इनकम स्टेटमेंट की एडजस्ट करते हैं ईच इंडिविजुअल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो से, एंड इनडायरेक्ट मेथड में नेट इनकम फिगर को एडजस्ट करते हैं फॉर द ओनली नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जिस तरह हमने प्रेजेंट किया था। इंटरेस्ट और इनकम टैक्स पेड डिस्क्लोजर्स, जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी सेक्शन बना रहे होते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो प्रिपेयर किया हमने यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड्स, अमाउंट जो इंटरेस्ट पे किया है, जो भी अमाउंट कैपिटलाइज हुई है ड्यूरिंग द पोर्शन ऑफ द पेमेंट्स मेड टू सेटल जीरो कूपन बॉन्ड डेट इंस्ट्रूमेंट्स, और इनकम टैक्स ड्यूरिंग द पीरियड, उसको सेपरेट डिस्क्लोज करेंगे। डायरेक्ट मेथड जब हम यूज करेंगे तो अमाउंट्स को हम रिपोर्ट करेंगे विद इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, उसको सेपरेटली डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं। फिर जब हम रिकंसिलिएशन करेंगे नेट इनकम की नेट कैश फ्लो से फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हमने रिक्वायर करी है, जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सेक्शन होगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो का प्रिपेयर करेंगे डायरेक्ट मेथड, तो रिकंसिलिएशन बनानी पड़ेगी नेट इनकम और नेट कैश फ्लो की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, जो प्रोवाइड करेंगे हम सेपरेट स्केड्यूल में। इनडायरेक्ट मेथड जब यूज करेंगे तो रिकंसिलिएशन जो रिपोर्ट होगी विद इन द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज मे बी प्रोवाइडेड इन सेपरेट स्केड्यूल with the statement of cash flow reported only the net cash flow from the operating activities. एवेज भी प्रेफर करता है डायरेक्ट मेथड इनडायरेक्ट मेथड की जगह, क्योंकि सेपरेट रिकंसिलिएशन ऑफ नेट इनकम टू नेट कैश फ्लो बन जाती है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की डायरेक्ट मेथड में। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड ज्यादातर एक्सटेंसिवली यूज होता है प्रैक्टिस के अंदर। ठीक है, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ मेजर क्लासेस ऑफ ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट्स सच एज रिसिप्ट्स फ्रॉम कस्टमर्स लेस द मेजर क्लास ऑफ ऑपरेटिंग कैश डिस्बर्समेंट सच एज कैश पेड फॉर द मर्चेंडाइज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, जो भी प्रेजेंटेशन है मेजर क्लासेस की ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट्स, जैसे रिसिप्ट्स हैं फ्रॉम कस्टमर्स, फिर उसमें लेस करना मेजर क्लास ऑफ ऑपरेटिंग कैश डिसबर्समेंट्स, जो भी आपने ऑपरेटिंग कैश डिसबर्स किए मर्चेंडाइज के लिए, हमने उसमें से लेस कर दिया। तो बेस्ट डिस्क्राइब क्या होगा, डायरेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेट कैश प्रोवाइडेड और यूज्ड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश मेथड ऑफ determining income in conformity with the general accepted accounting principles, format of the statement of cash flow, या indirect method of calculating net cash provided or used by the operating activities, indirect method of, ये जो डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, या तो इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड प्रेजेंटेशन ऑफ मेजर क्लासेस ऑफ ऑपरेटिंग कैश रिसिप्ट्स सच एज रिसिप्ट्स फ्रॉम कस्टमर्स, मेजर क्लासेस ऑफ ऑपरेटिंग कैश डिसबर्समेंट्स। इनडायरेक्ट मेथड ज्यादा मुझे लग रहा है इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इनडायरेक्ट मेथड देख लेते हैं। ए डायरेक्ट मेथड, ठीक है, direct method of calculating the net cash provided by operating activities presents the major classes of operating cash receipts such as receipts from customers less the major classes of operating cash disbursements of the cash such as cash paid for merchandise. This presentation is different from the indirect method of presentation because the indirect method begins with net income and adjust the net income to 1, include net changes in operating cash do not appear on the income statement and to remove non-cash items that are included in the income statement. तो ये डायरेक्ट मेथड की हमारी एक्सप्लेनेशन है जो ऊपर बात हुई। ठीक है,
Most commonly used method for calculating and reporting a company's net cash flow from operating activities on its statement of cash flow is the indirect method. ठीक है, मेरे को पता था कि मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो मेथड है वो इनडायरेक्ट मेथड। फिर हम देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।